तो जनाब इसी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारा पैनल मौजूद है, हमें ज्वाइन किया अहमद हसन अल अरबी साहब ने, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मसूद खान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो ये जो हमने अभी शॉर्ट सुनवाया है वहाँ की एक खातून का जो 15 साल से वहाँ पर मुकीम है इंडिया में, पब्लिक इस सारी सूरत हाल में किस हद तक डैमेज हो रही है, और जो डैमेज हो रही है क्या कभी भी उनका दावा हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आज 14 रोज़ गुजर चुके हैं फॉल्स फ्लैग ड्रामे से लेकर अब तक, इन 14 दिनों को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ये पहले 14 दिनों के एनालाइज करते हैं। नॉट ए सिंगल शेड ऑफ एक जर्रा बर एविडेंस नहीं दे सके, ठीक है। और हर जगह पे कहते हैं पास पैटर्न, नॉट ए सिंगल इंटरनेशनल कंट्री जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हो। इवन चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इनको कहा एविडेंस लेके आओ। और इसके अलावा देखें, ओआईसी है, यूनाइटेड नेशन है, और इसके अलावा गल्फ का ऑपरेशन काउंसिल है। और मोर रिसेंटली हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान का केस पेश किया गया, वहाँ पर उन्होंने एक्नॉलेज किया, दे सेट द कोर इश्यू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका हल जब तक नहीं, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। दे आल्सो सेट दी एस्केलेशन होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान जिस तरीके से स्टेप्स थे वो हम पाकिस्तान को वेलकम करते। सो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज पाकिस्तान का स्टांस इस पे क्या है। इंटरनेशनल जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया है, वो भी एविडेंस की बात करें कि एविडेंस लेके आओ, वो नहीं है। जॉन बोल्टन है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ही सेट की एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस इनके पास नहीं है। और इसी तरीके से द इकोनॉमिस्ट ने भी एक एडिटोरियल लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम ने बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, ब्लूमबर्ग ने लिखे हैं, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखे हैं, सब ने यही कहा भाई एविडेंस लाओ तो फिर बात होगी। दैट्स व्हाई सिंस पाकिस्तान इज ऑन द राइट साइड, तो ये लोग अभी इनके पास सबूत कुछ नहीं है, तो इस तरीके से हवा से भागता होकर आउट ऑफ इनके समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तो दैट्स व्हाई ऐसे एक्शन है, जिस तरीके से आज वहाँ पे ड्रिल्स करवा रहे हैं, मॉक एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, और लेकिन अंदर से पब्लिक खुद इनके अगेंस्ट खड़ी है। सेकंड चीज जो है, देखिए जिस तरह एट्रोसिटीज है, जिस तरह बुग्स इनका, जो आरएसएस संघ परिवार का जो मुसलमानों के खिलाफ बुग्स है, न सिर्फ मेनलैंड इंडिया में है। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जिस खातून का आप बात कर रही थी, वो 15 साल से वहां पे, इनको वहां से निकाल रहे हैं। जो बुक्स में मुसलमानों के खिलाफ वो जो नफरत का इजहार है, और जिस तरीके से वहां पे बैकलेश हमने देखा है कश्मीर में, जिससे बुलडोज हो रहे हैं, थाउजेंड्स दे हैव बीन अरेस्टेड, और एट्रोसिटीज हैं, और वहां पे ड्रैकोनियन लॉज है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। और देखें इन के बावजूद लेकिन वहां पे जो कश्मीरों का रिजॉल्व है दैट इज स्टिल इंटैक्ट। और जिस तरीके से जितना ज्यादा आप मजालिम करेंगे, इतना ज्यादा नफरत होगी, और इसी तरह मेनलैंड इंडिया में भी होगी। न सिर्फ वहां पे मुसलमान टाइम आएगा तो खड़े होंगे, बल्कि क्रिश्चियंस भी होंगे, सिख्स भी होंगे, दलित्स भी खड़े होंगे। जिस तरह से हम देखें कि सारी सिचुएशन में भारत ने तो वाटर वॉर शुरू कर दी है, और दरिया चनाब का पानी भी रोका जा रहा है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में इसमें एक और डायमेंशन है चाइना की। ये अभी देखिए इन्होंने एक कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है हमें, पाकिस्तान को, जब ये पानी चिनाब के ऊपर उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो इस पे चाइना जो है कि खिते में चाइना भी एक इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है, जो हाइड्रोलॉजिकल स्टेबिलिटी है। और स्पेशली जब हम रिवर पॉलिटिक्स की बात करते हैं खिते में, तो उसमें वो देख रहे हैं, दे आर मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन। और कोई ड्रामेटिक शिफ्ट होती है इस रिवर पॉलिटिक्स में, तो मेरे ख्याल में ऊपर से ब्रह्मपुत्र जो रिवर आ रहा है, उसके ऊपर सबसे बड़ा दुनिया का डैम बन रहा है 60 गीगावाट का ऑन द ग्रेटर बेंड। तो वहां से वो इंडिया ऑलरेडी रो पीट रहा है कि हमारा पानी वहां से रुक जाएगा। सो देयर इज एन इंडिकेशन, जब ऐसा कुछ होगा तो वहां से भी पानी बंद हो सकता है। इंडिया के लिए एक मैसेज है। सेकंड, पाकिस्तान ने क्लियर कट एक मैसेज दिया है, अगर आप पानी को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, और स्टॉप करने की कोशिश या करते हैं या रिड्यूस करते हैं, फ्लो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो जो हमने रिसेंटली जो अब्दाली और
फतेह मिसाइल के टेस्ट किए, ये नहीं के लिए किए हैं कि एक मैसेज देने के लिए ये वहां पे आएंगे उसके पीछे। सो दैट्स व्हाई मैसेज वाज़ेह और क्लियर है। और मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कशंस हुई हैं तो वो बड़ी उसमें चीज़ें हाईलाइट हुई है और दुनिया अब इसको भी मानती है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली द सुपर पावर्स दे समझते हैं कि कोई मिसकैलकुलेशन किसको एक कुछ भी कर सकती है। और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में उन्होंने देखा है इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर के एक रिजॉल्व है, फर्म है, देयर आर डिसिसिव, एक पब्लिक ओपिनियन हमारा शेप हो चुका है अगेंस्ट इंडिया। सो डिसीजन मेकिंग में कोई मसला नहीं है, क्लियर कट मैसेज भी उनके पास जा चुका है। तो मेरा ख्याल में उनको 100 दफ़ा वो सोचेंगे जब ऐसा कुछ करते हैं, दे में एक ऑप्शन हो सकती है इस चीज़ों को इस तरह की स्टेट जो स्टेटस को टाइप को या कोएर्शन करें, इसको डिले करें ताकि इकोनॉमिक इफेक्ट क्रिएट करें पाकिस्तान में। दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस जो हो सकते हैं लॉन्गर रन में है, लेकिन वो चंद अगले हफ्ते, एक हफ्ता 10 दिन में चीज़ें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, मज़ीद चीज़ें भी वाज़ेह हो जाएंगी और पाक भारत कशीदगी के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा मसूद अहमद हसन अल अरबी साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 14 रोज़ गुजर चुके हैं, इस सिचुएशन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी आई हैं। उसी तरफ हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने इजलास बुलाया पाकिस्तान की दरख्वास्त पर। आप उस इजलास को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का ये सस्पेंशन का मामला पेश आया, और फिर ये भी कहा है कि सफारती महाज पर इसको जो है वो हल किया जाए। आप इस इजलास की अहमियत के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये दुनिया का अगर आप इसे कहें सबसे सेंसिटिव, सबसे क्रिटिकल, सबसे पावरफुल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, देखें इंटरनेशनल ऑर्डर जो है जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में कोलैप्स कर रहा है, स्पेशली पिछले 1.5-2 साल से गजा और फलस्तीन वाले मामले में आप देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया की वॉर के अंदर देख रहे हैं, चाइना ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि हर जगह के ऊपर आपको इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर या यूनाइटेड नेशंस या यूरोपियन यूनियन या जिस भी तरह के न्यू लिबरल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर और इनके इन्फ्लुएंस के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इनके ऊपर ऑलरेडी जो दुनिया के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा है, ऑलरेडी ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्रेशराइज्ड फील करते हैं। लेकिन कुछ हकीकतें हैं दुनिया की, और वो हकीकत ये है कि जब तक आप मिलिटरली कोई अपना इन्फ्लुएंस शो नहीं करते, रिजॉल्व शो नहीं करते, तो कोई इदारा भी आपको सीरियस नहीं लेता। अभी जो यूएन पाकिस्तान और इंडिया के मामले को सीरियस ले रहे हैं, अभी जो पाकिस्तान का स्टैंस, पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान के नैरेटिव, क्योंकि इंडिया का नैरेटिव है कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, जंग करना है और मुझे पूरी दुनिया की सपोर्ट मिले। पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि वी वांट टू अवॉइड वॉर, हम जंग को अवॉइड करना चाहते हैं, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करी। जो भी ये कह रहा है कि आप बातचीत करें, या जो भी ये कह रहा है कि आप सबूत लेके आए, जो भी ये कह रहा है कि इंडिया का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो सारा एक्चुअली पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी एक वजह, ये सिंपल सी वजह ये है कि जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया है कि हम इस दफा, आप हम पे इल्जाम लगाओगे कि वी आर टेररिस्ट एंड वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो अवे विद इट, आप इस तरह से इल्जाम लगा के बच के निकल नहीं जाओगे जिस तरह आप पहले करते रहे। तो हम वी विल डू whatever we can, whatever that is in our capacity as a nuclear power to make sure कि आपका इल्जाम जो है हम साबित ना करें, आपका इल्जाम आपको झूठा साबित करें जो कि आप हैं। और फिर उसके बाद मोस्ट सेंसिटिव इशू वो ये है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की रेगुलर वेन है। कश्मीर के मसला कश्मीर ही वो बुनियाद है जिसकी वजह से पानियों का इशू चल रहा है। और दुनिया की हजारों साल तहजीब में जो सकाफतें, तहजीबें होती हैं, वो दरियाओं और पानी के इर्द गिर्द ही आबाद होती है। तो आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप पाकिस्तान का पानी बंद करोगे और पाकिस्तानी रिटेलिएट नहीं करेंगे। हमने जो विल और रिजॉल्व शो किया है पूरी दुनिया के सामने कि पानी, वाटर एक्चुअली इज आवर रेड लाइन, और आप अगर इसको रोके we'll take it as a threat, as an act of war, और फिर जो जंग में होता है वो कुछ करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त, ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया के ऊपर है। पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से जो अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी से बढ़कर दुनिया में कंट्रीब्यूट किया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अभी से नहीं लड़े, हम 47 से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़े, और दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। सोवियत यूनियन का मसला जब आया उस वक्त भी पाकिस्तान फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा। दुनिया के अंदर आज तक जिस भी तरह का एग्रेशन हुआ है, पाकिस्तान उसके आगे खड़ा है। पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी
जो पूरा वेस्टर्न अलायंस था, जो अमेरिका और यूरोप का अलायंस, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जंग हुई और वो 40 लाख के करीब रेफ्यूजीज पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान ने अपना सीना चौड़ा करके, पाकिस्तान ने अपने हाथ खोल के उनको समाया। पाकिस्तान हर दुनिया जितने यूएनओ के मिशन पूरी दुनिया में जाते हैं, पीस कीपिंग मिशन, पाकिस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के पास है, दुनिया के ऊपर है जिम्मेदारी इसकी कि अब पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया ऐसी जारियत कर रहा है तो ये उसको रोके, वरना हमारे पास, हमने तो सीधा बता दिया हमारे लिए इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। ये अगर कुछ इस तरह की जारियत या दहशतगर्दी करने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब इन्हें बहुत सख्त मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के ऊपर है, वो क्या करते हैं। अच्छा हसन, जैसे आपने खुद ही बात की, एक तो मसला कश्मीर जो है उसी की वजह से पानी का भी मसला है, वहां से 2 दरिया निकलते हैं, तो ये बताइए कि दिस इज आवर राइट टाइम, फिर हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम मसला कश्मीर को हल करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स लें, बाकी चीजें सारी बाद में आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, देयर इज एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये सारी जो है ये सिम्टम्स है। इंडस वाटर ट्रीटी इज अ सिम्टम, पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इज अ सिम्टम। असल जो प्रॉब्लम है वो तो कश्मीर है। कश्मीर के ऊपर आप देखें ना, कश्मीर का हमने केस कहां पे डाल दिया। कश्मीर पाकिस्तान की कायदे आजम ने कहा था शाराग है। कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस है। कुदरतुल्लाह शाह पाकिस्तान के बड़े ब्यूरोक्रेट गुजरे, उनकी किताब अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने डिटेल में नेहरू के लिखे हुए कि हर नेहरू कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला है, हम मिल बैठ के कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करेंगे। 15 दिन के बाद कह रहे हैं कश्मीर इंडिया का है, कश्मीर पे इंडिया कब्जा करेगा। फिर 10 दिन के बाद कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में हम, मतलब आप देख सकते हैं कि इनका जो इंटेंट था वो पहले दिन से मलाइंड था कश्मीर को लेके। ये सिर्फ टाइम गेन करते रहे कश्मीर के ऊपर कि तो पाकिस्तान को, कश्मीर का थोड़ा हम टाइम लेते रहे, हम अपनी जड़ें उसके अंदर मजबूत कर लें। मोदी ने आने के बाद इस काम को एक्सपेडाइट करा दिया। 2019 में इन्होंने कश्मीर का वो 370 और 35 खत्म करके इन्होंने उसको अपने गासिबाना कब्जे में कर लिया। यूएनओ का इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, यूएनओ की बॉडी को इन्होंने दिल्ली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सो अब जब इन्होंने पानी बंद किया है और ये जो इन्होंने ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ मिसएडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुदरती तौर पे इंडिया की इस मिसकैलकुलेशन की वजह से कश्मीर दोबारा से उभर के पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब कश्मीर पे डिस्कशन और डिस्कोर्स होना चाहिए। अब डिस्कस होना चाहिए कि कश्मीर का क्या स्टेटस है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल की जो रेजोल्यूशन 45/1000 है 1990 की, उसको डिस्कस करना चाहिए कश्मीर से रिलेटेड, जो ये कहती है कि इंडिया की आर्मी एक ऑक्यूपेशन आर्मी है और उस ऑक्यूपेशन आर्मी के खिलाफ आप जो इकदाम चाहें वो करें, और पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑक्यूपेशन आर्मी के खिलाफ जो फोर्स लड़ रही है या जो काम कर रही है, जो उसके अगेंस्ट फोर्स है, उसकी मदद करें। इसी सूरत में इंटरनेशनल ऑर्डर कायम रह सकता है। वी नीड टू। तो हसन, आप नहीं समझते जैसे कि एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हमें आपकी मेडिएशन करवाने को तैयार हैं, तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई मेडिएशन करवाएं, लेकिन किस पे करवाएं? 1948 की जो रेजोल्यूशंस हैं उन पे पहले बात करें, मेडिएशन तो बाद में आप करवाएं, लेकिन पहले जो मसला कश्मीर है इसको सॉल्व करवाने पर तवज्जो दें। देखिए, अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात की क्लैरिटी दे दूं कि ये जो सारी रेजोल्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की, ये जो कश्मीर के ऊपर स्पेशली आई हैं, बेसिकली तो 2019 में वो सारी रेजोल्यूशंस को तो इंडिया ने खत्म कर दिया ना यूनिलैटरली। उसने कहा हम तो मानते ही नहीं। आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं कि वो बायलैटरली कैसे खत्म कर सकती है। हम यहाँ पे कहते हैं कि जी IWT तो बायलैटरल ट्रीटी है, यूनिलैटरली इंडिया कैसे खत्म कर सकता है। और ये वो इंडिया ने इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल और बड़ी रेजोल्यूशन जो थी, कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस जो था, वो 2019 में खत्म कर दिया। सो सबसे पहले तो बात यह है कि जो यूएन की रेजोल्यूशन थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी कि इसमें आधा डिवाइडेड रहेगा, आधा पाकिस्तान के पास रहेगा, आधा इंडिया के पास रहेगा जब तक प्लेबिसाइट नहीं होता, और ये सब कुछ, ये सारी रेजोल्यूशन उस वक्त आई थी जब पाकिस्तान की फौजें श्रीनगर के इर्द गिर्द पहुंच गई थी 47-48 में। और उस वक्त इंडिया को लग रहा था कि शायद पूरा का पूरा कश्मीर ही हम हाथ से चला जाएगा, तो फिर वो भागे थे यूएनओ के पास। और यूएनओ क्योंकि तब एक नया इंस्टीट्यूट बना था और बड़ी इसकी चकोचौंध थी कि दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराएगा और जानों का नुकसान होने की बजाय ये हमें पीसफुल रेजोल्यूशन कश्मीर की करा के देगा, तो पाकिस्तान भी ये चांकिया की चाल में आ गया। सो बेसिकली वो जो सारी रेजोल्यूशन थी वो तो इंडिया ने खत्म कर दी। अब यूएनओ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, यूएनओ कहां पे एग्जिस्ट करता है, यूएनओ की बका का भी सवाल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है, आप पीछे देखिए आर्मीनिया ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था, गाजा का मसला आपके सामने है, क्राइमिया का यानी कि मसला मसला कश्मीर का मुस्तकिल बुनियादों पर हल बहुत जरूरी है। ब्रिगेडियर मसूद साहब, जिस तरह से हम देखें कि सारी सिचुएशन में भारत ने तो वाटर वॉर शुरू कर दी है और दरियाए चनाब का पानी भी रोका जा रहा है, अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में इसमें एक और डायमेंशन है चाइना की। ये अभी देखिए इन्होंने एक कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है हमें पाकिस्तान को, जब ये पानी चिनाब के ऊपर उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो इस पे चाइना जो है कि खिते में चाइना भी एक इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है, जो हाइड्रोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, और स्पेशली जब हम रिवर पॉलिटिक्स की बात करते हैं खिते में, तो उसमें वो देख रहे हैं दे आर मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन, और कोई ड्रामेटिक शिफ्ट होती है इस रिवर पॉलिटिक्स में तो मेरे ख्याल में ऊपर से ब्रह्मपुत्र जो रिवर आ रहा है उसके ऊपर सबसे बड़ा दुनिया का डैम बन रहा है 60 गीगावाट का ऑन द ग्रेटर बेंड। तो वहां से वो इंडिया ऑलरेडी रो पीट रहा है कि हमारा पानी वहां से रुक जाएगा। सो देयर इज एन इंडिकेशन जब ऐसा कुछ होगा तो वहां से भी पानी बंद हो सकता है। इंडिया के लिए एक मैसेज है। सेकंड, पाकिस्तान ने क्लियर कट एक मैसेज दिया है, अगर आप पानी को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं और स्टॉप करने की कोशिश या करते हैं या रिड्यूस करते हैं, फ्लो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो जो हमने रिसेंटली जो अब्दाली और फतेह मिसाइल के टेस्ट किए ये इन्हीं के लिए किए हैं कि एक मैसेज देने के लिए ये वहां पे आएंगे उसके पीछे। सो दैट्स व्हाई मैसेज वाज़ेह और क्लियर है। और मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कशंस हुई हैं तो वो बड़ी उसमें चीजें हाईलाइट हुई हैं और दुनिया भी को भी मानती है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली द सुपर पावर्स दे समझते हैं कि कोई मिसकैलकुलेशन कुछ भी कर सकती है। और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में उन्होंने देखा है इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर के एक रिजॉल्व है, फर्म है, देयर आर डिसिसिव, एक पब्लिक ओपिनियन हमारा शेप हो चुका है अगेंस्ट इंडिया। सो डिसीजन मेकिंग में कोई मसला नहीं है, क्लियर कट मैसेज भी उनके पास जा चुका है। तो मेरा ख्याल में उनको 100 दफा वो सोचेंगे जब ऐसा कुछ करते हैं दे में एक ऑप्शन हो सकती है इस चीजों को इस तरह की स्टेटस को टाइप को या कोएर्शन करें, इसको डिले करें ताकि इकोनॉमिक इफेक्ट क्रिएट करें पाकिस्तान में। दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस जो हो सकते हैं लॉन्गर रन में, लेकिन वो चंद अगले हफ्ते, एक हफ्ता 10 दिन में चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, मजीद चीज़ें भी वाज़ेह हो जाएंगी और पाक भारत कशीदगी के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा मसूद खान साहब, अहमद हसन अल-अराब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये उस दौरे के मनाजिर हैं, ये फुटेज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई है और यह बताया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इस दौरे का हवाला बताइएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं और नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार जो उनके हमरा मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो भी इस ब्रीफिंग में शरीक हुए हैं। बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान जो है वो भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म को जो मुसल्लह अफवाज की तैयारियां हैं उन पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग जो है वो दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म को हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इसके साथ साथ पूरी कौम जो है वो बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है और साथ में वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा और पाक फौज की जानिब से मुकम्मल तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और पाक फौज की जानिब से और इंटेलिजेंस ISI के हेडक्वार्टर में जो ब्रीफिंग दी गई है इसमें चीफ ISI जो है उनकी जानिब से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और उनके हमरा जो वज़ीर खारजा हैं और इसी तरह से वज़ीर दिफा हैं उनको और चारों जो सर्विसेज चीफ हैं उनको ब्रीफिंग दी गई है। और ब्रीफिंग में बताया गया है कि जो पाक फौज की जानिब से तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं और अवाम जो है वो पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। क़यादत को इलाकाई सलामती और खिते के हवाले से जो सिक्योरिटी
सूरत हाल है उसके हवाले से भी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। जी यासिर, ये भी बताइएगा विफाकी वुज़रा में कौन कौन मौजूद था इस दौरे में? देखें, अगर वफाकी वुज़रा की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया है और ये मीटिंग जो है वो ISI हेडक्वार्टर जो है वहां पर हुई है, जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और उनके हमरा नायब वजीर आजम वो वजीर खारजा इसहाक डार जो है वो उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ आर्मी चीफ को देखा जा सकता है इस ब्रीफिंग में, और जो पाक फदाइया के सरबराह हैं और बहरिया के जो सरबराह हैं वो भी उनके हमरा इस ब्रीफिंग में मौजूद हैं। और बड़ी तफसीली ब्रीफिंग जो है वो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ को दी गई है। एक तो रवायती फौजी ऑपरेशन हाइब्रिड जो जंगी हिकमत अमली है उसके हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ को तफसीली तौर पर बताया गया है, और जो भारत की जानिब से तफसीली तौर पर ये ब्रीफिंग दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खान साहब, जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है उस तनाजुर में आप इस दौरे को कितना हम समझते हैं? जी, मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट ये दौरा था। देखें कि इसमें स्पेशली जब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पे जाते हैं, जो आपके एक सिंबल ऑफ प्राइड है फॉर पाकिस्तान, वहाँ पे स्पेशली बॉर्डर्स की सूरत हाल पे यकीनन बात इंफॉर्मेशन दी गई होंगी। खित्ते के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, उसके बारे में उन्होंने बताया होगा कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, और इसके साथ वार ऑन टेरर के बारे में बातचीत की गई होगी, ईस्टर्न बॉर्डर्स की बात की गई, वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात की गई होगी। और एक क्रूशियल किस्म की मीटिंग है कि जिसमें तमाम इम्पोर्टेंट जो सिविल लीडरशिप और आर्मी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। तो एक मैसेज भी है कि तमाम जो अफवाज पाकिस्तान है और सिविल क़यादत जो है कि एक साथ है, एक पेज पे है, और इनके आपस में कोऑर्डिनेशन है, और जितनी डेवलपमेंट्स खित्ते में हो रही हैं और जो बॉर्डर्स पे हो रही हैं और उनके साथ वो देर अप टू डेट। और मसूद खान साहब, जिस तरह से अगर हम खिते की सूरत हाल के ऊपर देखें तो अगर आपने भी जिस तरह टाइमिंग की बात की है और फिर आपने कहा कि सिविल क़यादत का और पाक फौज का एक प्लेटफॉर्म पर होना बड़ा अहम है, क्या मैसेज देना कि इसमें हम देख सकते हैं कि क्या मैसेज दिया जा रहा है? मैसेज तो ये है कि एक तो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे पाकिस्तान में देख रहे हैं, स्पेशली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने के बाद, स्पेशली कल जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आया तो उसमें उन्होंने यही कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लीडरशिप है, जो एक पब्लिक ओपिनियन है, ये कौम है, यकजा हुई है। तो 1965 के बाद पहली दफा ऐसा मौका मैंने देखा है कि कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद है। इवन वो लोग जो अफवाज के साथ इदारों के खिलाफ थे वो वापस आ चुके हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। और फिर ये है कि मैसेज में ये दिखाया जाता है कि जिस तरह हमारे देखें DGISPR अभी चंद दिन पहले जाके पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग दी है, और फिर जब एक और ब्रीफिंग हुई थी जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी थे, DGISPR भी थे, और अभी भी जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं उन्हें चेयर किया इसको, तो प्राइम मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में लिया। तो ये है कि कोऑर्डिनेशन है, एक ही प्लेटफॉर्म में है, इनकी एक ही सोच है, दैट इज टू डिफेंड द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। और ISI के जब हेडक्वार्टर्स में ऐसी ब्रीफिंग होती है तो लेटेस्ट इंटेलिजेंस के साथ इसकी इम्प्लीकेशन वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई होंगी। ठीक है मसूद खान साहब, अगर हम इस मीटिंग के हवाले से बात करें तो इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के ओकेजन में उनका क्या असर होता है, और फिर हम अगर देखें तो इंटरनेशनल लॉबी को क्या पैगाम देना की होती है कि हम पाकिस्तान की जो क़यादत है, सिविल क़यादत और पाक फौज जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिससे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक टैंक के ऊपर चढ़ के वहां से उन्होंने मैसेज इंडिया को दिया, अगर मिस एडवेंचर करेंगे, मुहिम जोई करेंगे तो रिस्पांस हमारा तरफ से फोर्सफुल होगा, और एक उस किस्म का आप समझ लें कि इट विल हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन द इंडियंस। तो वो एक मैसेज उस तरह जाता है। और जब आपके सिविल क़यादत के साथ बैठते हैं तो आपका एक एनिमी को भी, ये दुश्मन को भी पैगाम जाता है कि हमारी कोऑर्डिनेशन है, हम ऑन बोर्ड, हमारी जो सिविल क़यादत भी ऑन बोर्ड है, अफवाज पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है, और हमें खित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है, बॉर्डर्स पे है या खित्ते के अंदर है, जो मुल्क